हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम के पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस हमारा अध्याय 6 है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 15 से 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में लास्ट ईयर, और हर साल पूछा जाता है। तो आपका अध्याय 6 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने लास्ट क्लास में जैव प्रक्रम के कितने प्रकार होते हैं, जैव प्रक्रम होता क्या है, हमने जैव प्रक्रम में 2 चीज़ें पढ़ी थी, पोषण और पाचन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थलीय जीव व जलीय जीव में श्वसन। क्या पढ़ने वाले हैं आज? श्वसन प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, है ना। अगर हम जैव प्रक्रम की बात करें तो शरीर में जो अनुरक्षण कार्यों को या अनुरक्षण प्रदान वाले कार्यों को सहायता देती है, आपका क्या है? जैव प्रक्रम है जी। तो हम श्वसन पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम में हमने पढ़ा था बेसिकली जैव प्रक्रम, अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पोषण, उसके बाद है आपका श्वसन, और तीसरा है आपका परिवहन, और चौथा है आपका उत्सर्जन। तो ये 4 चीज़ों को फॉलो करता है आपको जैव प्रक्रम। कोई भी जीव जो भी अभी तक जिंदा है, जीवित है, सजीव है, वो सभी 4 प्रक्रमों को फॉलो करता है। और इसमें 5वां भी ऐड कर सकते हैं आप, पाचन। 5वां भी ऐड कर सकते हैं, पाचन। तो पोषण के बाद आपका पाचन भी आएगा। तो स्थलीय जीव व जलीय जीव में श्वसन किस प्रकार होता है? जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन प्रक्रिया के दौरान करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा उपयोग में करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम है। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की मात्रा आपकी जो पृथ्वी के वायुमंडल में वो कितनी है? 21% है। कितनी है? 21% है ना, 21% है। तो आपका जो जल में घुला हुआ है उसी में से कुछ भाग है जो लेकिन कम है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की अपेक्षा बहुत तेज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ होता है, इसलिए उनको आसानी होती है उसको तुरंत लेने में, आसानी से ग्रहण करने में। जलीय जीव मुंह की सहायता से जल को ग्रहण करे बलपूर्वक क्लोम यानी फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करें मछली की, तो मछली पहले मुंह से लेती है सांस, फिर उसको बलपूर्वक क्लोम यानी फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो अगर हम जलीय जीव या जलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? श्वसन के दौरान जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो लोग। जलीय जीव लाइक मछलियाँ, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, मेंढक, जो भी आपके हैं, सांप इत्यादि सभी आते जाते हैं। श्वसन दर अधिक होती है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्लोम से वो लोग यूज करते हैं। क्लोम यानी कि फेफड़ा, क्लोम यानी कि गलफड़ा कह सकते हैं आप, फेफड़ा नहीं कह सकते, गलफड़ा। क्लोम यानी कि गलफड़ा, ठीक है। फेफड़ा हमारे मानव हृदय में होता है, तो हो जाएगा आपका गलफड़ा। यानी कि गिल्स के सहायता से मछलियाँ सांस लेती है या जलीय जीव सांस लेते हैं। फेफड़ा यानी कि लंग्स से मनुष्य सांस लेते हैं। लंग्स जो है कौन यूज करता है सांस लेने में? मनुष्य। तो श्वसन या रेस्पिरेशन होता क्या है? श्वसन या रेस्पिरेशन किसे कहते हैं बेसिकली? तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि O2 का जो यूज है, इस्तेमाल है, कहाँ होता है? भोजन को तोड़ने के लिए किया जाता है।
उसी को बोलते हैं श्वसन। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। अगर हम श्वसन के प्रकार पढ़े तो दो प्रकार के प्रकार है आपके। श्वसन के दो प्रकार है, वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन में क्या होता है? कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। परिणाम स्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। संचित यानी इकट्ठा। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगर हम इसका पाथवे देखें तो ये रहा इसका पाथवे, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। अगर हम ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन अणु है, तो कोशिका द्रव में इसका होता है विखंडन। कोशिका द्रव में क्या होता है? विखंडन। पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट जो है आपका C3H6O3 है, दैट इज़ अ पायरुवेट। तो इसमें विखंडन होता है इसका। तो ये 3 प्रकार की होती है। अगर हम बात करें पाथवे का, पाथवे जो होता है बेसिकली आपका, पहला हो गया यहाँ पे कोशिका द्रव में। पहला कहाँ हो गया? कोशिका द्रव में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन यानी कि C6H12O6 किस में टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। किस में टूटता है? C3H3O3 में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। ठीक है, इसे बोलते हैं पायरुवेट। इसे बोलते हैं ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। अगर आप कोई कोशिका का निर्माण करते हैं तो बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतर्द्रावी जालिका होता है, फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, और इसके अंदर जो द्रव पदार्थ है वही क्या कहलाता है? आपका कोशिका द्रव कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का विखंडन। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का टूट रहा है। किस में? पायरुवेट में। पायरुवेट में आपका जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब आगे की कहानी क्या है? अगर हम आगे की कहानी देखें तो पहला जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो ईस्ट में होता है। इसमें इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, इसमें अगर पहला पाथवे देखें तो O2 के एब्सेंस में होता है, अनुपस्थिति में। अनुपस्थित, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका इथेनॉल, CH3CH2OH इथेनॉल का फॉर्मूला है। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में 2 ATP बनता है ऊर्जा के रूप में, 2 ATP। ठीक है, ये होता है आपके ईस्ट में, फंजाई में, बैक्टीरिया वगैरह में होता है। ठीक है, ये होता है आपके मांसपेशी में, मांसपेशी में होता है। और ये जो होता है आपके O2 जो होता है, इसमें कमी होती है। O2 की क्या होती है? कमी। इसमें O2 होता ही नहीं, इसमें O2 कम होता है। तो इसमें आपका बनता है क्या? यहाँ तो इथेनॉल बन गया, यहाँ बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लैक्टिक अम्ल बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में जल, प्लस में ATP का मात्रा जो है बहुत कम होता है, इसलिए इसको काउंट ही नहीं करते। बहुत कम मात्रा में ATP बनता है। हो गया। तीसरा वाला जो फंडा है आपका, यहाँ पे O2 जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित। इसमें आपका बनता है 38 ATP ऊर्जा के फॉर्म में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में H2O वाटर। तो यहाँ पे आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
पहला वाला जो केस है ये O2 की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि एब्सेंट में, जिसमें इथेनॉल बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP। नेक्स्ट जो है आपका O2 की कमी के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, ऊर्जा बनता है। वाटर हर जगह बनेगा, यहाँ भी वाटर बनेगा, H2O। तीसरा जो है आपका O2 की उपस्थिति ये मांसपेशियों में होता है। जैसे कि आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं या आप बहुत दूर तक दौड़ते हैं तो आपके मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ जाती है ऑक्सीजन की कमी से, तभी आपका लैक्टिक अम्ल बनता है जिसके कारण क्रैम्प्स आते हैं। और तीसरा है आपका O2 उपस्थित होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें आपका 38 ATP बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो ये वाला नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता है वायवीय श्वसन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, और ऊपर वाला दोनों पार्ट कहलाता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, आई होप सो आप समझ गए होंगे। यही वाला डायग्राम आपका यहाँ है, NCERT में भी दे रखा है। यहाँ देखिए इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल और कार्बन के 3 अणु, यानी कि लैक्टिक अम्ल और 3 कार्बन वाला लैक्टिक अम्ल होता है, प्लस में ऊर्जा यानी ATP। माइटोकॉन्ड्रिया में तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगर हम वायवीय श्वसन की बात करें तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से होता है। इसे ही अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। उसका एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। परिणाम स्वरूप इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु भी बनते हैं। ये है आपका अवायवीय श्वसन। साधारण भाषा में कहें तो वायवीय श्वसन में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो कि बनाता है आपका ग्लूकोज के प्रेजेंस में C6H12O6 में आपका क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, 38 ATP बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में जल, वाटर। और अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी में होती है, और एक होता है ऑक्सीजन होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट। तो जिसमें आपका कमी होता है उसमें बनता है लैक्टिक अम्ल और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम ऊर्जा। ठीक है, ये सेम हो गया। और जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं उसमें बनता है आपका इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये है मेन प्रक्रिया। ये हो गया अवायवीय श्वसन और ये वाला पार्ट हो गया आपका वायवीय श्वसन। ठीक है, आई होप सो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक और चीज़ इसमें है आपका, जो आपका इसमें वाला पार्ट है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें प्लस में 2 ATP का निर्माण होता है। हाँ भाई, तो जिसमें आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है उसमें आपका 2 ATP का निर्माण होता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें कोई ATP नहीं बनता, बहुत कम मात्रा में बनता है, तो इसलिए काउंट ही नहीं करते। तो लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। और जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसमें आपका 38 ATP बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो आई होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा कार्य किस प्रकार करता है इसके बारे में हम जानेंगे। मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नसाद्वार द्वारा जाता है। वायु किसके द्वारा जाता है? नसाद्वार द्वारा जाता है।
नाक में उपस्थित महीन वाल व श्लेष्मा वायु के साथ अंदर जाने वाली अशुद्धियों को रोक लेते हैं। यह अशुद्धियाँ परागकण हो सकते हैं, धूल मिट्टी हो सकते हैं, जीवाणु, राख आदि हो सकते हैं। तो नाक में जो महीन वाल और श्लेष्मा है उपस्थित है, उनका कार्य क्या है? अशुद्धियों को रोकना। अशुद्धियों को रोकना। अशुद्धियाँ क्या हो सकती है? परागकण यानी कि फूल के कण हो सकते हैं, धूल मिट्टी हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया भी हो सकती है। नसा द्वार से अंदर आ चुकी वायु ग्रसनी व कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें तो पहला पार्ट है आपका नसा द्वार यानी कि नसल कैविटी। इसको नसल या नजल कैविटी भी कहते हैं। अब इसमें आता है मुख गुहा, बकल कैविटी, जो हमने पढ़ रखा है सिलेवरी ग्लैंड में यानी कि माउथ वाले हिस्से में, है ना। फिर आता है आपका ग्रसनी, ग्रसनी यानी कि फर्नेक्स। फिर आता है कंठ यानी कि लर्निक्स, साउंड बॉक्स। फिर श्वास नली, है ना, रेस्पिरेटरी डक्ट या विंड पाइप भी बोल सकते हैं आप इसे, विंड पाइप, जहाँ से हवा जाती है। उपास्थि विलय, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये आपका जो क्या काम करता है, एक ढक्कन की तरह कार्य करता है, जो खाना को श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। फिर आता है आपका श्वसनिकाएँ, जो छोटे छोटे ब्रांचों में डिवाइडेड है। फिर आती है आपकी फुफ्फुस, जो ये वाली पार्ट होती है, ये आपकी इसके अंदर की पार्ट को, ये छोटे छोटे ब्रांचेस दिख रहे हैं, वो कहलाती है आपकी फुफ्फुस। और ये जो होती है वो गुब्बारे जैसे, उसको बोलते हैं कुपिका, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कुपिका। लंग्स यानी फेफड़ा का नीचे वाला हिस्सा कहलाता है डायाफ्राम और ऊपर वाला कहलाता है पसली या पसलियाँ, जैसे रिब्स भी बोलते हैं, रिब्स, रिब्स, ठीक है। अब इसके हम सीक्वेंस पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये कार्य करता है। अगर हम श्वास नली की बात करें, यहाँ देखिए मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो इसमें जो इसका सीक्वेंस है, पहले जाता है नसा द्वार में। पहले कहाँ जाता है? नसा द्वार में। अगर हम निर्माण करें तो इस प्रकार का है। इस प्रकार का आपका लंग्स है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा नसा द्वार। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नसा द्वार। ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका ग्रसनी। ये वाला पार्ट कहलाएगा श्वास नली। एक बड़े से चित्र बनाते हैं। ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक है। इसका नामकरण कीजिए। ये हो गया आपका नसा द्वार, जहाँ से आपका वायु जाएगा। ये हो गया आपका ग्रसनी। यानी कि फॉर्निक्स। ये हो गया आपका कंठ यानी कि लर्निक्स, इसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि आवाज़ जाती है इसे। ये हो गया आपका श्वास नली। श्वास नली, है ना, यानी कि विंड पाइप।
विंड पाइप, यह हो गया आपका श्वसनिकाएं, ये बड़ा वाला ब्रांच। या श्वसनिकाएं, ये वाला पार्ट हो गया आपका फुफ्फुस। एक गुब्बारा हो गया कुपिका। इस प्रकार का भी अगर चित्र बनाते हैं आपके लास्ट ईयर बोर्ड में, बोर्ड 25 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आया था। श्वसन तंत्र बनाने के लिए फ्री के आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस प्रकार के भी आप बनाते हैं चित्र तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ नेमिंग आपको ध्यान से करना है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये हो गया नसा द्वार यानी कि नज़ल कैविटी। नसा द्वार यानी कि इंग्लिश में बात करें तो नज़ल कैविटी। नज़ल कैविटी हो गया, फिर हो गया ग्रसनी, फिर हो गया आपका कंठ, फिर हो गया श्वास नली, फिर हो गया आपका विंड पाइप को श्वास नली बोलते हैं, श्वसनी, फिर हो गया आपका फुफ्फुस, फिर हो गया आपका कुपिका। ठीक है, तो एक एक करके हम फंक्शन पढ़ते हैं। पहले की सीक्वेंस पढ़ लें। सबसे पहला नसा द्वार है। नसा द्वार पहले पे है, दूसरे पे है ग्रसनी, तीसरे पे है आपका कंठ, चौथे पे है श्वास नली, पाँचवें पे है श्वसनी, फिर है श्वसनिका छठे पे, फिर है आपका फुफ्फुस, इस तरीके से करवाया है मैंने, फिर है आपका कुपिका लास्ट में, सबसे लास्ट में, फिर आपका रुधिर वाहिका यानी ब्लड। इसमें ही आपका रुधिर वाहिका, इस प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं जो सारे ऑक्सीजन को फिर कैरी करके ले जाते हैं हार्ट तक। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस मानव श्वसन तंत्र का। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। ये परिवहन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम श्वसन तंत्र पढ़ लेते हैं। अब यह श्वसन व पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। क्या? फॉर्निक्स। फॉर्निक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगस यानी आहार नाल। इसे आहार नाल भी बोला जाता है, आहार नाल का हिस्सा है ये। तो आपका यह श्वसन और पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। कौन? फॉर्निक्स है, ग्रसनी है। कंठ या स्वर तंत्र यानी कि लर्निक्स या साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स की बात करें, या श्वास नली के ऊपर व ग्रासिका के सामने उपस्थित एक नली है। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो यही वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका साउंड बॉक्स। ये जो उठा हुआ होता है लड़कों में वही कहलाता है कंठ या साउंड बॉक्स। ठीक है, जिसकी लंबाई वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं यानी कि एपिग्लॉटिस। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपटित ना हो, यानी कि वायु मार्ग में कोई भी अवरोध ना आए, कोई भी खाना का कण ना आए। श्वास नली फिर आ जाता है आपका श्वास नली यानी कि विंड पाइप। श्वास नली विंड पाइप से होकर वायु श्वसनी के माध्यम से फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। ठीक है, एल्वोलाई बोलते हैं इंग्लिश में, कुपिका यानी कि एल्वोलाई। ठीक है, कुपिका एक सतह कुपिका जो आपका गुब्बारे की तरह संरचना है लंग्स के अंदर, वही आपकी कुपिका है। इसमें ऑक्सीजन आपका फिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। यह एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। विनिमय यानी कि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, यही कहलाता है विनिमय। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है। अगर आप श्वास लेंगे तो आपकी पसलियाँ ऊपर उठेगी अगर फील करेंगे, और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। वक्षगुहिका यानी आपका चेस्ट, छाती। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं में भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी कि शरीर के अनेक भागों से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आकर के लंग्स में आता है कुपिका में, और आपके जब ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होते हैं तो शरीर के हर एक भागों में कौन ले जाता है? रक्त। कौन ले जाता है? रक्त। उसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, है ना, जो आपके शरीर के सभी भागों में पहुँचाने का कार्य करता है।
अंतः श्वसन यानी कि इनहेलेशन, जब आप श्वास लेते हैं अंतः श्वसन के दौरान उच्छ्वसन वृक्षीय गुहा फैलती है, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, शिथिल यानी कि रिलैक्स। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, यानी छाती ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फेफड़ों से बाहर हो जाता है। जब आप सांस लेती हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और जब आप सांस छोड़ती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ठीक है, तो ये था आपका श्वास यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का आपका अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। श्वसन तंत्र एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। श्वसन तंत्र में विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, O2 का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लंग्स का यानी फेफड़ा का, तो लंग्स की बात करें तो जो फेफड़ा है आपका वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। लंग्स यानी फेफड़ा, पहला है आपका वक्ष गुहा यानी कि छाती, चेस्ट। दूसरा है आपका वक्ष गुहा को थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है छाती यानी कि चेस्ट, इसे बोला जाता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। और तीसरा है आपका प्लूरा। प्लूरा होता है आपका फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण, अगर आप डायग्राम देखेंगे लंग्स का तो इसके चारों पट्टे इस तरीके से मांसपेशी होती है फुफ्फुस की, उसे ही बोलते हैं फुफ्फुस आवरण, उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरा। तो ये तीनों चीज़ का लंग्स का निर्माण करते हैं। ये तीनों चीज़ मिलकर के क्या करते हैं? लंग्स का निर्माण करते हैं। और नीचे वाले हिस्सा में यहाँ प्रेजेंट होता है आपका डायाफ्राम, यहाँ प्रेजेंट होता है आपका डायाफ्राम, ऊपर प्रेजेंट होती है पसलियाँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका श्वसन तंत्र आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ने वाले हैं मानव में वहन यानी कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो वहन क्या है आपका? अगर हम यहाँ बात करें संवहन, ट्रांसपोर्टेशन या वहन, मानव में भोजन या ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाता है। तो अगर हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन या सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मानव संवहन तंत्र के मुख्य वह क्या है? हृदय यानी कि हार्ट। मानव में जो संवहन करता है वो कौन करता है? आपका हार्ट करता है, आपका हार्ट करता है। कौन करता है? आपका हार्ट करता है। हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, संवहन तंत्र भी बोला जाता है और आपके डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो हार्ट जो है, हृदय जो है, 2 चीज़ों से बना हुआ है, रक्त नालिकाएं, धमनी एवं शिरा, वहन माध्यम रक्त व लसिका। और तीसरा है आपका, अगर हम बात करें वाहन संवहन तंत्र तो 3 चीज़ है। पहला आपका हृदय हो गया, दूसरा आपका रक्त नालिका हो गया, तीसरा आपका वहन हो गया यानी कि मीडियम। पहला हो गया हार्ट, दूसरा हो गया आपका रक्त नालिका यानी कि आर्टरीज और वेन, आर्टरीज और वेन, और तीसरा हो गया वहन माध्यम यानी कि ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। तो पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। तो जो आपका हार्ट है, हृदय है, इसको हमारा पंप भी कहते हैं, ह्यूमन हार्ट, कार्डियक मसल्स। कार्डियक शब्द जो है आपका हृदय से जुड़ा हुआ है। जो हृदय के डॉक्टर हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। उन्हें क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट।
तो अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। किसका आकार होता है? अगर आप दाहिना हाथ का मुट्ठी बनाएं और बाएं छाती पे रखें बीच में थोड़ा सा, तो आपका मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय के कई कोष्ठक में बटा है। हृदय बेसिकली 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है। हृदय का दायां एवं बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। और रक्तदाब किसे कहते हैं? रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। तो पहले हम ह्यूमन हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो वो आपका 4 कोष्ठकों में बटा है। कितने कोष्ठकों में बटा है? 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है। चार कोष्ठकों में आपका ह्यूमन हृदय बटा हुआ है। इसको बोलते हैं विभाजिका। इसको क्या बोलते हैं? विभाजिका, सेप्टम। अब इसी में आपके बने होते हैं वाल्व। 1 2 3 वाल्व होता है आपके यहाँ और 1 2 वाल्व होते हैं आपके यहाँ। ये कहलाता है दायां आलिंद, राइट आर्टरीज, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ फिर इधर एक्सप्लेन कर दूँगी। राइट आर्टरीज ए, राइट आर्टरीज यानी कि दायां आलिंद। क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। ये होता है बायां आलिंद, ये होता है निलय। ये क्या होता है? निलय होता है। इसको बोला जाता है, ये हो गया राइट आर्ट्रियम, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कि निलय, और ये होता है आलिंद। अब होता क्या है इसमें देखिए, इसके चारों तरफ दीवारें होती है। ये दीवारें जो है आपका कहलाती है पेरिकार्डियम। ये क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम कहलाती है। ये आपका पेरिकार्डियम कहलाता है। ये वाला पार्ट आपका वाल्व कहलाता है, वाल्व। यहाँ आपका होता है लंग्स। वीडियो कैसे बना रही है? ये आपका हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ये आपका हो गया लेफ्ट राइट निलय, ये हो गया लेफ्ट निलय। ये आपका वाल्व कहलाता है। यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे 3 होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ से हृदय से जो आपका लंग्स है, क्या है? आपका फेफड़ा। क्या है? लंग्स। लंग्स जो आपका ब्लड जाता है, लंग्स से आपका जो ब्लड जाता है वो इस भाग में जाता है। फिर ये रह जाता है आपके शरीर में। किस में जाता है? शरीर में, बॉडी में। और बॉडी से जो खून जाता है वो जाता है आपका खराब वाला, जो जाता है इस भाग में। इसका नेमिंग करेंगे कौन ले जाता है। फिर ये जाता है आपके लंग्स में। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ आपका ऑक्सीजन होता है और प्लस में आरबीसी होता है। कौन होता है? आरबीसी, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। ये आपका प्योर ब्लड होता है। ये आपका प्योर ब्लड होता है जो ले जाता है आपका फुफ्फुस शिराएँ। कौन ले जाता है? फुफ्फुस शिराएँ।
फुफ्फुस शिराएं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो आपका खराब खून आता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आरबीसी, ये कौन लाता है आपका? ये लाता है आपका महाशिरा। ये कौन लाता है? महाशिरा लाता है, महाशिरा लाता है। तो आपकी जो आपका जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है मानव का, वो 4 कक्षीय होता है, जो कर कि आपका 4 कक्षीय हृदय दायां आलिंद के दो हिस्सों में बटा है, दायां और बायां में। अगर हम दायां की बात करें तो आपका दायां आलिंद और दायां निलय कंटेन करता है, और बायां का बात करें तो बायां आलिंद और बायां निलय कंटेन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके चारों ओर एक घिरा हुआ दीवार होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम बोलते हैं। फिर इसका बीच का पार्ट होता है जिसे बोला जाता है विभाजिका सेप्टम। ये हो गया आपका हृदय की बात। फिर आपके जो रक्त नालिकाएं होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी धमनी और दूसरी होती है शिरा। तो जो आपकी धमनी होती है वो आपका शुद्ध ब्लड को कैरी करती है, O2 प्लस आरबीसी, O2 प्लस आरबीसी, है ना। वो क्या कैरी करती है? शुद्ध ब्लड कैरी करती है। इसमें एक एक्सेप्शन रहता है, जो आपका फुफ्फुस शिरा होता है, वो शुद्ध ब्लड कैरी करता है, O2 प्लस आरबीसी। और इसमें एक एक्सेप्शन है, फुफ्फुस धमनी, जो अशुद्ध ब्लड कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आरबीसी। वो यहाँ प्रेजेंट है दोनों आपके। ये आपका फुफ्फुस धमनी है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आरबीसी कनेक्ट करता है। देखिए आपका ब्लड जो है शुरू होता है लंग्स से यानी फेफड़ा से, यहाँ इसको ऑक्सीजन मिलता है। वो आपका फेफड़ा से आपके बाएं हिस्से में यानी बाएं आलिंद में कौन पहुंचाता है? फुफ्फुस शिरा पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फुफ्फुस शिरा पहुंचाता है। फिर वाल्व से होता हुआ, जब वाल्व से आपका हृदय में आता है निलय में, बायां निलय में, तो इसमें एयर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि हृदय से आता है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर आपका ज़्यादा होता है। फिर महाधमनी जो होती है वो आपके शरीर के हर एक भाग में शुद्ध खून पहुँचा देती है। फिर आपकी महाशिरा पूरे शरीर से शुद्ध खून नहीं अशुद्ध खून लेती है। यहाँ आपका महाशिरा लिखा है। अशुद्ध खून ले करके कहाँ ले जाती है? आपके दाएं हृदय में। दाएं हृदय से दायां अलिंद, फिर दायां निलय। इसमें 3 वाल्व होते हैं। यहाँ से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है कम होता है। जो फुफ्फुस धमनी ले जाती है आपके फेफड़े में, वो अशुद्ध रक्त होता है। सिंपल, फुफ्फुस शिरा लंग्स यानी फेफड़ा से शुद्ध खून उठा करके बाएं हृदय से होता हुआ, महाधमनी से होता हुआ आपके शरीर में जाता है। शरीर से पूरे खून डिस्ट्रीब्यूट करके जो गंदे खून है कौन उठाता है? महाशिरा उठाता है, और उसको उठा करके दोबारा दाएं हृदय में लाता है। दाएं हृदय में लाने के बाद कहाँ जाता है? आपके फिर लंग्स में फुफ्फुस धमनी ले जाती है। फिर यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहीं रह जाता है, यहाँ पे O2 जुड़ता है, फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये 2 चरणों में चलता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, एक साफ सुथरा डायग्राम आप अपने NCERT बुक से भी बना सकते हैं। आप ये वाला भी डायग्राम बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, दोबारा से मैं बना देती हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको 4 बॉक्स बनाना है। इस प्रकार के बीच वाले भाग को डिवाइड कर देना है, इसको सेप्टम बोलते हैं, विभाजिका बोलते हैं। फिर आपको वाल्व बनाने हैं इस प्रकार के। यहाँ 3 वाल्व होंगे, यहाँ 2 वाल्व होंगे, इसे वाल्व बोलेंगे। वाल्व लिख दीजिए, वाल्व। ठीक है, फिर आपका ये हो गया दायां अलिंद, ये हो गया दायां अलिंद, दायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ये हो गया निलय। नीचे वाले को निलय बोलते हैं, नी फॉर नीचे, और फॉर ऊपर, ऊपर वाले को आलिंद। ठीक है,
तो ये हो गया राइट यानी दायां, ये हो गया लेफ्ट, सेम राइट और लेफ्ट, ठीक है। इसे विभाजिका बोलते हैं। चारों तरफ जो इस प्रकार का घेरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम हिंदी में बोलते हैं इसे, पेरिकार्डियम। ये हो गया आपका हृदय का संरचना। अगर आपको इसमें और भी चीज़ें डिटेल में दर्शानी, क्योंकि इतना से काम नहीं चलेगा, तो आपको दर्शानी होगी संचरण तंत्र। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप लंग्स बना दीजिए, ये आपका लंग्स हो गया। यहाँ से एक जाएगी और कहाँ जाएगी? इस वाले हिस्से में। और यहाँ पे बना दीजिए आप एक बॉडी बना दीजिए, और यहाँ से होता हुआ आपका इस पार्ट में चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। ये आपका फुफ्फुस सिरा है, ये आपका फुफ्फुस सिरा है। ये आपका महाधमनी है, महाधमनी। फिर यहाँ से इम्प्योर रक्त उठाएगा आपका महाशिरा और ले जाएगा आपके दाहिने भाग में, ये कहलाएगा आपका महाशिरा। यहाँ से भी आपका ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड, और जाएगा आपके लंग्स में, ये कहलाएगा फुफ्फुस धमनी, ये कहलाएगा फुफ्फुस धमनी। यहाँ पे आप O2 प्लस RBC लिख दीजिए, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RBC लिख दीजिए। ये हो गया आपका हार्ट का डायग्राम। इसमें फुल 5 मार्क्स आपके आराम से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। यहाँ पे आप डायग्राम लिख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा महाधमनी है, फिर फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस सिराएँ हैं, फिर वाया अलिंद है, फिर वाया निलय है इस वाले हिस्से में, यहाँ निलय, ऊपर वाले में धमनी। ये रहा आपका दायां अलिंद, ये हो गया बायां अलिंद, ये आपका हो गया दायां निलय, ये हो गया, और ये बीच वाला भाग कहलाया आपका विभाजिका, सेप्टम। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, दूसरा पार्ट आपका क्या है? अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, हृदय हमने पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स रक्त तंत्रिका की बात करें तो पहला आपका धमनी यानी आर्टरी। धमनी के रुधिर वाहिकाएँ हैं जो रुधिर को हृदय से कहाँ ले जाती है? शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी आपका शुद्ध रक्त कहाँ ले जाता है? शुद्ध रक्त ले जाता है आपके हृदय से शरीर में। हृदय से कहाँ ले जाता है? तो जो आपकी धमनी है वो शुद्ध रक्त को आपके हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। 120 mmHg से निकलता है आपके हृदय से। वाल्व नहीं होते हैं इसके अंदर, यह सतही नहीं होती, उत्तक के नीचे पाई जाती है। यह आपके सतह पे यानी स्किन पे नहीं पाई जाती है, उत्तक के नीचे पाई जाती है। शिरा कहाँ उपस्थित होती है आपकी? शिरा यानी वेन्स। शिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है, यानी कि आपका अशुद्ध रक्त को कैरी कौन करता है? आपके शिरा कैरी करती है। अपवाद है फुफ्फुस शिरा जो शुद्ध रक्त कैरी करती है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वाल्व नहीं होते क्योंकि इसमें जो है आपका शरीर से हृदय की ओर खून आता है, तो वो 80 mmHg आता है, 80 mm/Hg। तो वाल्व नहीं होते हैं और सतही होती है यानी सतह पे पाई जाती है। लसिका लिम्फ की बात करें तो एक तरल उत्तक है, ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, लसिका क्या है? एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका वहन में सहायता करता है। लसिका किस में सहायता करता है? वहन में सहायता करता है। इसमें कुछ कम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनियाँ, इसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड है, और इसमें जो है आपका इस वाले हिस्से में आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कि शिरा अशुद्ध खून कैरी करती है। और ये जो है आपका वो है आपका लंग्स वाला हिस्सा। लंग्स में ये रक्त छानने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार ये आपके हृदय से जुड़ा हुआ है। पादपों में परिवहन से पढ़ेंगे। हाँ, पहले हम एक और चीज़ ब्लड के बारे में, अगर हम पढ़ ले, धमनी पढ़ लिया, शिरा पढ़ लिया, लसिका पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है?
अगर हम ब्लड की बात करें, शिरा हमने एक बात पढ़ लिया फुफ्फुस शिरा, और वैसे ही आपकी एक और बात है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, अब इसमें आपके रक्तदाब के बारे में भी दे रखा है कि रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर मापने जाते हैं तो मिनिमम आपका mm/Hg 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 120 mm/Hg होना चाहिए। अगर आपका 80 से कम है तो आपको क्या है, लो ब्लड प्रेशर। क्या है आपको, लो ब्लड प्रेशर। और 120 से ज़्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये स्ट्रेस की वजह से आता है, हाइपरटेंशन। पिछले एग्जाम में आया है आपके ऑब्जेक्टिव में हाइपरटेंशन। तो ये हो गया आपका लो ब्लड प्रेशर यानी कि निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब, और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तदाब। और जब उच्च रक्तदाब और बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है, जो है आपका अति तनाव। अति तनाव इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था। अगर हम बात करें, तीसरा चीज़ जो है था हमारा वहन माध्यम था। तीसरा क्या था, वहन माध्यम था। वहन माध्यम में आपका दो चीज़ आता है। पहला आता है आपका ब्लड यानी रक्त, ब्लड यानी रक्त, और दूसरा आता है आपका लसिका। लसिका हमने पढ़ लिया। अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त क्या है आपका, रक्त जो है आपका यह एक संयोजी ऊतक है। क्या है ये, संयोजी ऊतक है। 9th क्लास में भी पढ़ाई है आपको रक्त के बारे में। शरीर में 5 to 6 लीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% हिस्सा होता है। 7% बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है तो 50 kg का 7% आपका खून रहेगा, रक्त रहेगा। ठीक है, और इसकी pH कितनी होती है, क्षारीय होता है, 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है। आपके मानव शरीर में 5 to 6 लीटर सामान्य वैल्यू है, 7% बॉडी वेट का हिस्सा होता है, और pH वैल्यू 7.4 है। ठीक है, अगर हम रक्त की प्रकार की बात करें, रक्त जो है आपका दो भागों में डिवाइडेड है। पहला है आपका प्लाज्मा और दूसरा है आपका रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। रक्त कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये आपका लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। 55 से 60% आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है, और रक्त जो होता है, रक्त कोशिकाएं जो होती है 40 से 45% होती है। ठीक है, अब ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है यानी कि जलीय भाग है। अगर आप इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका RBC, WBC, और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। इन सब को अगर हम निकाल दें तो पानी बचेगा, वही पानी आपका प्लाज्मा है। वही पानी आपका क्या है, प्लाज्मा है। इसमें ये जलीय भाग है, इसमें 90% पानी पाया जाता है, 90 से 92%। 7% इसमें पाया जाता है प्रोटीन, और 1% आपके गैसेस पाए जाते हैं। 0.9% आपके सॉल्ट पाए जाते हैं, नमक, और 0.1% आपके ग्लूकोज पाए जाते हैं। ठीक है, ये है आपका प्लाज्मा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। प्लाज्मा का क्या कार्य है,
प्लाज्मा का कार्य क्या है आपके? पचे हुए भोजन यानी कि पोषक एवं हार्मोन को शरीर के हर एक भागों में पहुंचाने का कार्य करता है प्लाज्मा। और दूसरा, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखने का कार्य करता है। ठीक है, अगर हम बात करें, इसी में एक पार्ट आता है सीरम। क्या आता है? सीरम। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। सीरम क्या है आपका? प्लाज्मा का ही भाग है। अगर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन या फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए, ये प्रोटीन निकाल दिया जाए, तो जो आपका प्लाज्मा बचेगा, शेष प्लाज्मा को ही सीरम कहेंगे। शेष प्लाज्मा ही क्या कहलाता है? सीरम। शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ठीक है, फिब्रिनोजन प्रोटीन का काम है रक्त को थक्का लगाना। रक्त को थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। ब्लड क्लोटिंग, अगर आपको कहीं कट छट घाव वगैरह हो गया तो रक्त को थक्का लगाने में कौन काम करता है? फिब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त की तो दो प्रकार की है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं आपके क्या है? या एक रक्त कोशिका जो है आपका 40 से 45 आपका होता है, भाग होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा। ये सारी आपकी रक्त कोशिका है। तो इसमें पहला हेडिंग ले लो, या पहला हेडिंग आप पढ़ सकते हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ इसके। इसका जो जन्म होता है, जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा। मरता कहाँ है ये? प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा या यकृत, लिवर। ठीक है, जीवन काल क्या है? जीवन काल है इसका 120 दिन। ठीक है, इसमें उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ये ऑक्सीजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई हो चीज़ें? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी। दूसरा क्या है आपका? डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसको लिख लीजिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है सभी। अब ये जन्म कहाँ लेता है? जन्म सेम है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। मरता है आपके लिवर में, मरता यकृत में है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है। जब कोई बीमारी आपको होता है तो उससे भी लड़ने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो उस टाइम पे ही ये मरता है। लाइक इसको आर्मी ऑफ द सेल कहा जाता है, शरीर के सैनिक। शरीर के सैनिक या शरीर के रक्षक। शरीर के रक्षक। इसका जो जीवन काल है, जीवन काल वो आपके 12 to 20 डेज रहते हैं। 12 to 20 डेज जीवन काल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मरता है लिवर में, और रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में WBC नहीं रहेंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। थर्ड इज प्लेटलेस यानी कि पट्टिकाणु का कार्य क्या है आपका? सेम ये वही बनता है अस्थि मज्जा में ही बनता है। आपके बॉडी में इसकी संख्या 1.5 to 4 लाख के बीच होती है। अगर इससे कम होगा तो आपके शरीर में ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और इससे ज़्यादा होगा फिर भी प्रॉब्लम है, तो इसके बीच में रहना चाहिए। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का लगाता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ठीक है, इसका जीवन काल 7 से 10 दिनों तक का होता है। मरता वही है यकृत में है ना, और जीवन आपका अस्थि मज्जा में जन्म लेता है। तो ये आपके रक्त के पार्ट्स हो गए हैं। लसिका भी मैंने पढ़ा दिया है, बेसिक चीज़ें, शिरा, धमनी, वेन सब हमने पढ़ लिया है। अब हमने पढ़ना है पादपों में परिवहन, फिर उत्सर्जन के पार्ट पढ़ेंगे। पादप तंत्र के एक अव्यय है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। पादपों में परिवहन की बात करें तो 2 चीज़ें हैं जो पादपों में परिवहन करता है, सिंपल। पहला है आपका जाइलम उत्तक और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है खाना को पहुंचाना पत्ती से लेकर के पेड़ के पौधे के हर एक भाग में, और जाइलम का काम है जल को पहुंचाना। जाइलम क्या करती है? जल पहुंचाती है कहाँ? जड़ से पेड़ पौधों के शरीर के हर एक भाग में। और आपका जो फ्लोएम है वो क्या करती है? भोजन पहुंचाती है, खाना। पत्तियों में भोजन बनता है तो पत्तियों से पेड़ पौधों के हर एक भाग में, यही मेन काम है पादप परिवहन में। तो जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ साथ एक जल में तब निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल के ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को जल के अवशोषण में जड़ एवं पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में तथा पौधों में ताप नियमन में सहायता मिलती है, यानी कि टेम्परेचर को बांटने में भी सहायता मिलती है। पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा भोजन को फ्लोएम करता है और जल को जाइलम, बस ये ध्यान रखिए। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों शिराओं। ऊपरी मुखी अर्धोमुखी का अर्थ है ये, अगर पौधा है तो यहाँ पे आपके पत्तियों में खाना बन रहा है तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, यही है ऊपरी मुखी और अधोमुखी। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में ATP ऊर्जा से प्रासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। जैसे इंसानों में ATP ऊर्जा संचित होती है, वैसे ही प्लांट में भी ATP ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की व्यवस्था, अतः उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। कोई भी प्राणी उपापचय क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचयन करता रहता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट प्राणी के शरीर में विष निर्माण या विष का समान कार्य करते हैं। अब इसमें आप अगर इंसान की बात करें तो इंसान जो है यूरिन यानी कि टॉयलेट के फॉर्म में अपने शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थ निकालता है। दूसरा इसका अपशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो श्वसन के द्वारा निकल जाता है। तो जो आपका यूरिन है वो अमोनिया उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे अस्थिल मछलियाँ, उभयचर तथा जलीय
कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। यूरिया, मुख्यतः यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी समुद्री मछलियाँ आदि करती है, यानी कि व्हेल वगैरह और इंसान वगैरह। इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। यूरिक अम्ल, पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण क्रिया होता है। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन एक्सक्रीटरी की बात करें तो यूरिया कैसे बाहर आता है? इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी है, एक मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क अंदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता है। अगर हम बात करें आपके पूरा यूरिनरी सिस्टम का, उसमें आपका सिंपल सा कार्य है। जैसे कि आपका ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये आपका बायां वृक्क है। बायां यानी कि लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, इसको आप समझ लो। इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाइएगा। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आएगा बनाने के लिए। देखिए ये वाला हो गया आपका बायां किडनी, है ना, बायां वृक्क, वृक्क यानी किडनी। ये आपका हो गया धमनी, ये हो गया आपका सिरा, सिरा में आपका शुद्ध वर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आरबीसी, और इसमें शुद्ध ब्लड होता है O2 प्लस आरबीसी। यहाँ से आपका जाता है मूत्र वाहिनी, यहाँ पे होता है आपका गोल ब्लडर। ठीक है, ये कहलाएगा आपका मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो मूत्र इकट्ठा करके लाता हो, ये हो गया मूत्राशय, और ये हो गया आपका मूत्रमार्ग। सिंपल डायग्राम इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, इस वाले पार्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, वृकाणु। क्या होते हैं? वृकाणु होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का काम है जो भी आपके खून में अपशिष्ट पदार्थ आया, नाइट्रोजन उपसर्जित पदार्थ आया, उसको छान करके यूरिन में कन्वर्ट करना और उसको आपके शरीर से बाहर निकालना। तो जो धमनी है आपकी वो शुद्ध रक्त कैरी करती है। शुद्ध रक्त में आपका ऑक्सीजन आता है और आरबीसी आता है, लेकिन यही वाला पार्ट आपकी किडनी में आकर के अशुद्ध रक्त हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि यूरिक एसिड और आपके यूरिया और आपके अमोनिया, ये सारा पदार्थ इसी में कैरी होता है धमनी में। क्योंकि धमनी जो है आपके शरीर के हर एक भाग तक जाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, और वहीं से आपके शरीर के हर एक कोने से गंदगी उठा करके वापस किडनी में लाती है। ठीक है, तो ये आपका आने वाला ब्लड है आपकी किडनी के अंतर्गत, और ये आपके किडनी से वापस हृदय की ओर जाने वाला ब्लड है जो शिरा ले जाती है। शिरा इसमें शुद्ध खून कैरी करती है, हम बात करें तो, जिसमें आपका अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। ठीक है,
तो पहले खून आया धमनी द्वारा, किडनी के अंदर गया, किडनी के अंदर आपके वृकाणु है, नेफ्रॉन है, जो आपके ब्लड को छान करके सिर्फ यूरिया में कन्वर्ट किया, और उसको कन्वर्ट करने के बाद आपके मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ आया, मूत्राशय में। ये रहा आपका मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी द्वारा आपके मूत्राशय में आ गया सारा रक्त। मूत्राशय में आपका जो मूत्र है वो 3 से 4 घंटे इकट्ठा रहेगा। फिर आपको ब्रेन यानी कि दिमाग सिग्नल देगा कि भाई आपका मूत्राशय भर चुका है, आपको वॉशरूम जाना है, तो मूत्र मार्ग द्वारा आपका वो सारा मूत्र बाहर आ जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है आपकी किडनी का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा पढ़िए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वृकाणु। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। विक्राणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला है आपका कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर वाहिकाओं का एक गुच्छ होता है। फिर है आपका बुमन संपुट, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वृकाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में। फिर नलिकाकार भाग है, फिर संग्राहक वाहिनी है। पहले इसको समझिए, फिर आप इसको आप सिंपल डायग्राम बनाइए, क्योंकि आपके बुक में इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, समझ के बाहर है। तो सिंपल डायग्राम मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इस प्रकार का आपका एक कप होता है, बहुत सिंपल डायग्राम बनाऊंगी जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। इसमें हम दूसरा कलर यूज करते हैं, पिंक कलर यूज कर लेते हैं। देखिए है क्या, ये आपका कोशिका गुच्छ हो गया। ये क्या हो गया आपका, कोशिका गुच्छ। इसे ग्लोमेरुलस भी कहते हैं इन इंग्लिश, ग्लोमेरुलस। ये आपका बुमन संपुट हो गया, बुमन संपुट, ठीक है। कोशिका गुच्छ हो गया, बुमन संपुट। ये आपका धमनी हो गया, ये आपकी शिरा हो गई, पिंक वाली शिरा हो गई। और ये आपका नलिकाकार भाग हो गया, ये ट्यूब जैसा सा दिख रहा है, नलिकाकार भाग। और ये हो गई आपकी संग्राहक थैली, संग्राहक वाहिनी। इसी से जुड़ा होता है आपका मूत्र वाहिनी, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या है, सिंपल फंक्शन है। यहाँ से आपका कुछ ब्लड, इस हिस्से से आपका कुछ ब्लड आता है, ठीक है। कोशिका गुच्छ में ये जो वाला हिस्सा है, धमनी जो है आपका, धमनी क्या कैरी करती है, शुद्ध ब्लड करती है, O2 प्लस RBC। इसी में आपके कुछ अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि अपशिष्ट वाले कौन से पदार्थ आ गए आपके, धमनी जो है आपका शुद्ध ब्लड कैरी करती है, O2 प्लस RBC। इसमें ही आपके कुछ अपशिष्ट पदार्थ लाइक यूरिया,
यूरिया, दूसरा है आपका यूरिक अम्ल। इसमें कुछ अच्छे पदार्थ भी होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जो प्रोटीन बनाते हैं मिलके, अमीनो एसिड, लवण यानी सॉल्ट, और कुछ जल भी होते हैं। तो कुछ अच्छे पदार्थ भी ये कंटेन करते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर, और कुछ खराब पदार्थ लाइक यूरिया और यूरिक अम्ल जो कि हमारे शरीर से बाहर आना ज़रूरी है। वो धमनी लाती है आपके कोशिका गुच्छ में। कहाँ लाती है? कोशिका गुच्छ में लाती है। जब कोशिका गुच्छ में आपका खून छनता है तो आ जाता है वो बुमन संपुट में। कहाँ आता है? बुमन संपुट में आता है। बुमन संपुट में आने के बाद आपका नेक्स्ट कार्यक्रम क्या होता है? ये आपके बुमन संपुट से होता हुआ ये वाला जो हिस्सा है, ये जो जालीनुमा हिस्सा बनाया गया है, इसमें होता है पुनः अवशोषण। इसमें क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है। जो आपके ग्लूकोज है, जो आपके सॉल्ट है, जो आपके अमीनो अम्ल है और जो आपके जल है, उनका पुनः अवशोषण हो करके शिरा द्वारा, यहाँ पे आपका रहता है हार्ट, यहाँ पे क्या रहता है? दिल रहता है। तो ये आपके हार्ट जो है, शिरा में सारा अच्छा वाला खून चला जाता है। जो आपका गंदा पार्ट बनता है यानी कि यूरिक अम्ल और आपका यूरिया बचता है, वो नलिकाकार भाग से होता हुआ संग्रहक थैलियों में आता है, जिसे कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। और संग्रहक थैली आपके मूत्रवाहिनी कनेक्ट करती है, बहुत सारी मूत्रवाहिनी से होता हुआ आपका कहाँ आ जाता है? मूत्राशय में। मूत्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ जाता है? आपका मूत्राशय में आ जाता है। कहाँ जाता है? इस वाले हिस्से में आ जाता है, मूत्राशय से फिर आपके मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। तो जो मैंने ये नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया, ये किडनी के अंदर का पार्ट है। ये कहाँ का पार्ट है? किडनी के अंदर का पार्ट है। किडनी के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें किडनी के अंदर हो रही है। और उसी के कारण आपका खून जो है अच्छी चीज़ों को अवशोषित कर ले रही है। यहाँ पे आपका पुनः अवशोषण हो रहा है इस भाग में। और उसके बाद खराब वाला खून शिरा द्वारा, खराब वाला खून इसी वाले नलिकाकार भाग द्वारा संग्रहक थैलियों में जाता है, फिर मूत्रवाहिनी से शरीर के बाहर आ जाता है। और जो अच्छा वाला खून है शिरा द्वारा आपके हृदय के अंदर वापस चला जाता है। तो ये है आपके कहानी किसके? नेफ्रॉन के। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे जैसे आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं नेफ्रॉन वाला, जो मैं बनाई हूँ डायग्राम वो बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए, हम इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें बोला है वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि। अगर हम वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि की बात करें तो यहाँ पे कोशिका गुच्छ है सबसे पहला। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि आपके यूरिया और यूरिक अम्ल है ना, कोशिका गुच्छ में छनकर बुमन संपुट में आ जाते हैं। फिर आपके वर्णात्मक पुनः अवशोषण होता है वृक्काणु के नलिकाकार भाग में। शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल पुनः अवशोषण हो जाता है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपका क्या होता है? नलिका श्रावण द्वारा यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं एवं मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी या मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। अब यहाँ पे है आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क, इसे डायलिसिस भी बोलते हैं। पेपर में पूछा जाता है डायलिसिस के बारे में। तो जिस इंसान के अंदर किडनी नहीं है या किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, उसमें अपोहन का कार्य होता है, डायलिसिस का कार्य होता है। इसमें क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की मदद से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। और इसमें जो पुनः अवशोषण का कार्य वो नहीं होता है, पुनः अवशोषण का कार्य नहीं होता है। इसमें जो आपके लवण, जल वगैरह है वो बाहर ही रह जाते हैं, पुनः अवशोषण का कार्य नहीं जाता है, उसको दूसरे पाइप द्वारा आपके शरीर के अंदर भेजा जाता है। प्रायः स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, यानी कि 180 लीटर का यूरिन क्षमता है, जिसमें से उत्सर्जित यूरिन नहीं कह सकते आप, जल कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं, जिसमें उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वापस आपके पुनः अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है।
अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पादप में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में एक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। खाना के बनने के बाद जो पत्तियों में आपका पानी बच जाता है वो वाष्पीकरण विधि द्वारा वाष्प बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तता में संचित रहते हैं। कहाँ रखते हैं? कोशिकीय रिक्तता में। इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन आया था इसी बोर्ड 2025 में, ये वाला पार्ट से 2 मार्क्स में, कि आप पादप का अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण बताइए। तो अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद है जैसे रेजिन, गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। यही 2 आंसर थे, इसके 2 मार्क्स फ्री के थे। तो इम्पोर्टेंट है अध्याय 6 बहुत ज़्यादा। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है आपका? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि फेफड़े को बचाने के लिए एक ऐसे ही नोट है अच्छा सा। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जो आपकी कुपिका है, जिन्हें सीलिया कहा जाता है, जिसे प्लूरा भी हमने नाम दिया है। इस प्रकार की संरचनाएं जो होती है, ये सीलियाँ सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु से रोगाणु, धूलकण, अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण का कारण बनते हैं और कैंसर का भी कारण बनते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, ये सब नशा वाली चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने हैं। तो आप एक अच्छे इंसान बनिए, एजुकेटेड पर्सन बनिए, अच्छे स्टूडेंट बनिए, क्योंकि आप कुछ बने ना बने, अच्छा इंसान बनिएगा तो आप हमेशा कामयाब रहिएगा। तो ये था आपका अध्याय 6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो। तो आई होप सो चीज़ें, एक एक चीज़ आपको मैंने सिंपल वे में समझाया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का चैनल भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।